हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल प्रकाशन समूह के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिवसीय साहित्य उत्सव और पुस्तक मेला यह आयोजित किया जा रहा है। निखिल कैफे, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, बोदला सिकंदरा रोड, आगरा पर। जब से आदरणीय मोहन मुरारी शर्मा जी ने इस प्रतिष्ठान की यहाँ जो नींव रखी, निखिल कैफे को जब से शुरुआत की, लगातार वो साहित्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उन्होंने बड़े सहृदयता के साथ में ओपन माइंडसेट रखते हुए लगभग सभी साहित्यकारों से ये निवेदन किया है कि यह कैफे आपका अपना है, आप यहाँ आएं, बैठें और कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वातावरण शांत मिलता है और आपका मन सृजन करने का है तो अपनी रचना सृजित कर सकते हैं। अपने मित्रों को लाके अगर कोई गोष्ठी रखना चाहें तो यहाँ गोष्ठी भी रखते हैं, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। और बड़ा ही नॉमिनल उन्होंने रखा है। देखिए साहब, मेरे पास कॉफी का इंतजाम है, जल का इंतजाम है, मैं यहाँ का कुछ नहीं लूंगा, लेकिन वो और जो आप ये समझें, क्योंकि उन्होंने भी एक कैपिटल लगाई हुई है ना, ही हैज परचेज्ड दिस प्लेस, और उसके बाद में इंटीरियर कराने में मोहन जी का बहुत पैसा खर्च हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी इनकी सोच है और इसके पीछे चूंकि मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, स्वजाति हैं, तो बहुत तरह की हम बात कर लेते हैं। तो बेटे निखिल को एक जगह देना, क्योंकि आप तो घूमते रहते हैं और जो कानपुर में आपके साथी हैं वो भी आगरा के हैं, बचपन के मित्र हैं और एक ही काम से जुड़े हुए, काफी मतलब आपस में प्रगाढ़ता है, तो वहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो स्पेस इन्होंने बनाया, तो आगरा में कम से कम एक ऐसी जगह इन्होंने रख दी और अपना शुरू कर दिया निखिल कैफे के नाम से, कि जहां हम साहित्यकार लोग कभी भी काव्य गोष्ठी, साहित्य गोष्ठी, कहानी और लघु कथा, जो भी जिसमें आप पारंगत हैं, उस तरह के लोगों के मित्र के साथ में बैठ के और यहाँ कॉफी का भी आनंद ले सकते हैं और साहित्य पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसी क्रम में ये 15 दिवसीय जो साहित्य उत्सव इन्होंने मनाया है, तो मैं आभार इनका व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ऐसे साहित्यकारों को जो इनके प्रकाशन से जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित करने का भी मन बनाया है। यह इनकी सहृदयता का ही परिचायक है और इससे मैं ये समझता हूं कि चूंकि 15 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो मेरी उस दिन बात हो रही थी कि जिन लोगों को जिस दिन सम्मानित किया जाना है वो तो आएंगे ही, उसके अलावा अन्य लोग यदि आ सकते हैं अन्य दिनों में भी, अगर समय उनको परमिट करता है और उनके हिसाब से, तो वो उनका भी स्वागत है। उससे अच्छा लगता है कि भाई 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग और भी हैं जिनका सम्मान हो रहा है, उनके अलावा भी तालियां बजाने के लिए और वाह वाह करने के लिए और कम्प्लीमेंट्स देने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। निशिराज जैन भी आने को हैं, अब क्यों विलंब है, फोन भी उनका नहीं उठा रही हैं और राजकुमार का भी फोन नहीं उठ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि कार्यक्रम का हम लोग श्री गणेश करें और मैम को आएंगी तो वो बीच में ज्वाइन हो जाएंगी। तो सबसे पहले माँ शारदे की पूजन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद में माँ शारदे की वंदना, है ना। तो क्रम क्या रहेगा, एक एक लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पद्य की तरफ ज्यादा है कि कविताएं कभी भी मौका मिला तो कविताएं प्रस्तुत ज्यादा है। बहुत बहुत। तो मैडम चौहान, कहाँ निवास है आपका? आगरा में है, अमर होटल के पास। ओहो, उस कोने पे है। उधर हमारी
वो भी है ना? हमारे पास है इसका। हाँ हाँ, आपके वाले रूट पे हैं। हाँ हाँ, नहीं वहाँ एक दो और भी हैं जो कवित्री हैं। एक वो भी टीचर हैं। मंदिर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करके। जी जी। एक्चुअल में जैसा अखबार में आप लोग मंदिर मस्जिद के केसों में एक नाम पढ़ते होंगे अजय प्रताप सिंह, मेरे ही केसेस हैं। तो हमारी जो रिसर्च है, जो एक ASI बेस्ड रिसर्च है, उसके आधार पर एक विश्लेषण करते हैं हम कि रियल फैक्ट क्या है और क्या घटनाक्रम था। वो चीज हमने लाए हैं किताब के। फर्स्ट वॉल्यूम आया है, अभी सेकंड वॉल्यूम की उस पे अभी सब व्यस्तता की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। लगभग तैयार है मटेरियल हमारा। तो ये है। बहुत सुंदर। देखिए, अरे जिनका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो निशी आ गई आ गई आ गई है। आप लोगों का स्वागत है। आइए आइए आइए। बोदला यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, नहीं इट वाज गांव मैम, बिल्कुल फैक्ट है। आज हार्ट ऑफ द सिटी है। आज हार्ट ऑफ द सिटी है। वो गांव मेरे पूर्वजों ने ही बसाया था। मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का और मेरा भी जन्म यही हुआ है। शिक्षा दीक्षा भी आगरा में ही हुई है। 5वीं क्लास तक मेरे बाबा के बड़े बाबा थे श्यामलाल जी, जो रज्जो पंडित के बाबा श्यामलाल जी, उनका एक स्कूल था श्यामलाल जूनियर हाई स्कूल। तो 5वें तक मेरी शिक्षा दीक्षा उसमें हुई। 6वें से इंटर तक MDivision और BCom M.Com सेंट जॉन्स और B.Ed दयालबाग यूनिवर्सिटी। ये एक क्रम में 83 में मैंने B.Ed किया था और 83 में ही कैनरा बैंक में मेरी जॉब लग गई। एक दिन भी मैं बेरोजगार नहीं रहा और 38.5 वर्ष कैनरा बैंक में सेवा करने के बाद में मंडल प्रबंधक के पद से मैं रिटायर हुआ। और दो पुत्र हैं, एक पुत्री है। सबसे बड़ी पुत्री है विदुषी, वो एम्स में साइंटिस्ट थी। एक अच्छा लड़का मिल गया लखनऊ के, वो स्टेट बैंक में अभी प्रेजेंट में AGM है और मुंबई है कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो बिटिया भी मुंबई ही है। उससे अभी जॉब में नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं था। एम्स से वहाँ के लिए ट्रांसफरेबल जॉब नहीं था, एम्स में ही होता उसका। तो उसकी वजह से शादी के 1 साल बाद तक उसने कंटिन्यू किया, लेकिन उस समय दामाद मेरे हैदराबाद में थे तो वो नहीं बन पाई बात। तो उन्होंने कहा, तो बिटिया पढ़ाई हो जाती है शादी के बाद में, तो माँ बाप का कुछ चलता है। बोली हिंदी की। तो ऐसा उनका आदेश था मेरे लिए कि रामेन ब्रज भाषा के लिए कुछ कीजिए। और उनके ही आदेश पर मैंने चर्चा की आप सब लोगों के साथ में, ब्रज भाषा काव्य मंच बनाया। और तब से मैं सबसे यही निवेदन करता हूं, मैं तो रचता ही हूं, कि भाई अगर आप 5 रचनाएं अगर खड़ी बोली में रचते हैं तो कम से कम 1 रचना ब्रज भाषा में अवश्य रचें। ये हमारे अपनी भाषा है, अपने प्रभु की भाषा है। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। और मैं चाहता हूं, हमारे इतिहासकार राजेश जी से तो सभी परिचित हैं, स्वनाम धन्य वरिष्ठ इतिहासकार हैं। और आप ही की तरह ये जो वकील साहब हैं, क्या नाम बताया भाई साहब आपने? अखिलेश। हाँ 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 हाँ, अभी इनसे परिचय हुआ तो इन्होंने भी एक पुस्तक कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर लिखी है। तो तब ये बोल रहे थे तो आपका नाम मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने कि राजेश जी को, लेकिन आपका आने का मेरे को नहीं जानकारी थी कि आज आप आएंगे। नहीं, आपका तो बराबर में है, हाँ मालूम है, बराबर में है। तो दर्शन हो गए आपके, सभी लोग धन्य हुए। तो शुरुआत करते हैं और सभी लोग आइए बीच में।
फिर वो बाद में पीछे हैं? कुछ लोग पीछे भी निकल जाए कुछ लोग हैं? पहले वो दीपक दीपक जला ना पहले, या पहले पुष्पमाला लीजिए लीजिए पहले दीप बजरे मैम, हाँ, कोई नहीं। आप भी हाथ लगाइए प्लीज। लीजिए जलाएंगे? आप लीजिए आप थोड़ा सा आगे आगे आप ही आइए आइए पुष्प अर्पित कीजिए। नहीं ठीक है, वो फोटो ले लेंगे। फोटो ले लेंगे तो थोड़ा और पीछे चली जाइए, माँ के पीछे, और आप इधर आ जाइए। आइए आप इधर आ जाइए, आइए आइए सर, आइए आइए प्रेम जी। हाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, मधुर स्वरों का अमृत भर दे, शुभम प्रदायिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वागीश्वरी वेदा पाणी पद्मलोचना माँ, हे वागीश्वरी वीणा पाणी पद्मलोचना माँ, मन के तारों को झंकृत कर दे, विघ्न विनाशिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, वरदा हमको ज्ञान का वर दे, विंध्य विराजिता माँ, वरदा हमको ज्ञान का वर दे, विंध्य विराजिता माँ, जग ये सारा अलंकृत कर दे, ज्ञान प्रदायिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय निशी जी। सुमधुर कंठ से माँ वीणा पाणी को आपने आह्वान किया है, ज्योत जल चुकी है। तो आज के सम्मान समारोह का क्रम इस प्रकार रहेगा कि सर्वप्रथम हम सम्मानित व्यक्ति को आह्वान करेंगे, साथ में हमारे निखिल प्रकाशन समूह के आदरणीय मोहन मुरारी शर्मा जी रहेंगे, उनकी सुपुत्री रहेंगी और आप में से एक अन्य और। तो यूँ करके 4 लोग हम लोग रहेंगे और सबसे पहले सम्मान करेंगे, और सम्मान करने के बाद में सम्मानित व्यक्ति अपने कृतित्व के बारे में और निखिल प्रकाशन के बारे में
जो कुछ भी अपने विचार रखना चाहें 5, 7, 8 मिनट में रख सकते हैं। तो एक वरिष्ठता क्रम आदरणीय मोहन मुरारी जी ने रखा है और उन्होंने कहा है कि शक्ति की पूजा पहले होती है, तो नारी शक्ति को ही पहले आमंत्रित किया जाना चाहिए। तो आदरणीय डॉक्टर शशि सिंह जी, जो सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और ये लीजिए हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं डॉक्टर शशि सिंह जी से निवेदन करूंगा जी, कि पीछे कर दें। मेरा परिचय सूक्ष्म सा दे दिया है और बस मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि लिखने का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन पारिवारिक व्यवधानों के कारण वो शुरू नहीं हो पाया, कुछ बाद में किया। और मेरा जो थीसिस वर्क था हिंदी के कृष्ण विषयक वीर का, वो अजय भाई कहाँ गए, आप कहाँ बैठे हो? जैसे इनका वो जो काम चल रहा है कृष्ण जी के ऊपर, तो मेरा था कृष्ण विषयक वीर काव्य, उस पर मैंने काम किया था। वो प्रथम मेरी जो है बुक फॉर्म में निखिल प्रकाशन से प्रकाशित हुई और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और मैं इस मुकाम तक, शायद ये सहयोग न देते तो ना आ पाती। रचनाएं और जो मेरी पुस्तकें हैं और भी, वो भी इन्होंने बिल्कुल समय समय पर मुझे देते रहे, क्योंकि कुछ मेरा स्वास्थ्य खराब रहा, कोरोना की वजह से मैं परेशान रही, तो मुझे मतलब छोटे भाई की तरह बिल्कुल इन्होंने सहयोग दिया और मैं उस काम को आगे बढ़ा पाई। अगर आप कहें तो मैं एक छोटी सी रचना पढ़ सकती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। मेरी रचना जो है अपेक्षा और उपेक्षा के ऊपर है, क्योंकि हम लोग शायद इसके सफ़र से सभी लोग गुजरते हैं और समय समय पर आहत भी होते हैं। तो जो मेरे एक भाव हैं जो मेरे मन में उठे, मैंने उनको कुछ इस तरह से लिखा है और प्रस्तुति है मेरी। अपेक्षा से केवल 3 स्वर आगे उपेक्षा, अपेक्षा से केवल 3 स्वर आगे उपेक्षा, न करो किसी से अपेक्षा, न करो किसी की उपेक्षा। घर जिससे अपेक्षा करो न खरा उतरे तो मन टूट जाता है, करो जिसकी उपेक्षा वो भीतर तक बिखर जाता है। अपेक्षा से उपेक्षा तक का सफर है बहुत छोटा, पर घायल कर जाता दोनों के ही विकल्प नहीं। दोनों की राह छोड़कर चल कोई नई राह पकड़, जहां न करो किसी से अपेक्षा और न करो किसी की उपेक्षा। अपेक्षा की ही करनी होगी उपेक्षा, अपेक्षा की ही करनी होगी उपेक्षा, अपेक्षा ही मन को देती है पीड़ा। मत खेलो अपेक्षा उपेक्षा की क्रीड़ा, मत खेलो अपेक्षा उपेक्षा की क्रीड़ा। बहुत सुंदर आज भाभी जी नहीं है मैम, आप भी थोड़ा साथ अच्छा। में खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और आइए मोहन। बहुत सुंदर, एक बार निशी जी के लिए और तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा व्यक्तित्व है, वैसे तो मैम अपने कृतित्व के बारे में बताएंगी, लेकिन मैं व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बता दूं। माँ वीणा पाणी हर एक पर मेहरबान नहीं होती। कुछ लोग ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनको वो अपना कंठ प्रदान करती हैं। निशी जी उनमें से एक हैं।
यह निशी जी जानती हैं कि माँ वाणी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, अनुग्रह है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। इस चीज को, मेरे दिल को, मैं दिल से इन्हें प्रणाम करता हूं, सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे जब से मैं इनके संपर्क में हूं या ये मेरे संपर्क में है, कभी भी मैंने लेस मात्र अभिमान नहीं देखा। ये इनका व्यक्तित्व है। बहुत बहुत आज आपको सम्मानित करते हुए हार्दिक आभार निखिल जी। प्रकाशन समूह और हम सभी बहुत गौरवान्वित बहुत हैं। धन्यवाद। जी मैम। देखिए, परिचय जो होता है अपना कुछ नहीं होता, जो सामने वाला बताए असल मायने में वही परिचय है। आप अपने दिल की आवाज लोगों तक पहुंचा पाए, आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग समझ पाए, आपका सबसे बड़ा परिचय यही है। रामेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि माँ सरस्वती की असीम कृपा मुझ पर रही है और बचपन से ही गुनगुनाना मैंने प्रारंभ किया था। उसके बाद लगातार गाती रही। किसी ने मुझे सुझाव दिया कि कंठ अच्छा है तो शास्त्रीय संगीत का आपको शिक्षा लेनी चाहिए। तो प्रभु की कृपा से आगरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहूँगी तलेगांवकर परिवार, शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली, लेखन कार्य भी बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में पहली मेरी कविता आगरा आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट हुई और केशव भैया जी यानी केशव तलेगांवकर जी और प्रेरणा तलेगांवकर जी ने न जाने कितनी मेरी गज़लें कंपोज करके अपने कॉन्सर्ट में गाई। और ये समझिए वो मेरा परिवार था कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, जब भी लगता कि निशी जल्दी से फटाफट से कुछ कोई अतिथि आ रहे हैं कि उनके लिए ये गीत लिख दो, फटाफट से कंपोज करेंगे और उसको फिर समूह गान में या सोलो में उसको प्रस्तुत करेंगे। तो वर्षों तक ये चलता रहा। फिर परिवार में लगा कि बच्चों को परवरिश के लिए एक माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहूँगी कि डिटैच्ड तो बिल्कुल नहीं हुई, वो रहा मेरा, प्रस्तुतियाँ चलती रहीं, लेखन कार्य चलता रहा। लेकिन कोविड का जो समय आया, शायद मैं कहूँ कि पता नहीं कितने कलाकारों को मुखर कर गया। जो घर में बंद थे, जो लोगों के सामने नहीं आ पाए थे, उन लोगों को कोविड ने ऑनलाइन मंच प्रदान किया और बहुत सारे कवि, बहुत सारे गायक उस समय लोगों के सामने आए। तो शायद मैं यही कहूँगी कि वर्षों से संगीत साधना में लगी रहने वाली, लेखन कार्य में लगी रहने वाली को उस समय एक परिचय प्राप्त हुआ। लोगों ने समझा कि हाँ, कि आगरा में कोई इस तरह की साधना कर रहा है। उसके बाद से पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। और निखिल पब्लिशर का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। पहली मेरी जो संकलन है प्रतिबिंब के रूप में आपके द्वारा ही पब्लिश हुआ और ये कहूँ कि बहुत समय पुरानी उसमें 16 वर्ष से लेकर कॉलेज टाइम की वो कविताएं, वो गज़लें उसमें संकलित हैं। मेरा एक और संकलन जो अभी मेरे हाथ में उसकी पांडुलिपि है वो आने वाला है, जिसका शीर्षक भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। क्या कहूँ कि इतने सारे कामों में जब व्यक्ति लिप्त हो जाता है तो उसे समय नहीं मिलता कि वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी कर पाए। माधुर्य नाम की संस्था है सांस्कृतिक और साहित्यिक, जो लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे ही नवीन कलाकारों को, युवा कलाकारों को, साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करे और जो लोग छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको सामने लेकर आए। तो निरंतर उसमें कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। पुनः पुनः आभार निखिल पब्लिशर का और चाहूँगी कि शीघ्र आपके द्वारा ये फिर से पब्लिश हो और लोगों के सामने आए। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि लोग कहते हैं कि गीत या गज़ल की नियम होने चाहिए
वो राइमिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कि वो गज़ल में बहर होनी चाहिए, कि मतला होना चाहिए और मक्ता होना चाहिए। तमाम सारे नियम लेखन के लिए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन गीत का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार क्या परिभाषा है गीत की, वो सुनिएगा। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। हृदय के सागर को जो तटबंध दे, वो गीत है, वो गीत है, वो गीत है। शब्द और अर्थों का कोई वाद क्या, प्रतिवाद क्या। शब्द और अर्थों का कोई वाद क्या, प्रतिवाद क्या। भावनाओं को नया संबंध दे, वो गीत है। बहुत सुंदर। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। हृदय के सागर को जो तटबंध दे, वो गीत है। प्रेम बहता जा रहा हो सारे बंधन तोड़कर। प्रेम बहता जा रहा हो सारे बंधन तोड़कर। ज्वार के अनुक्रम को जो प्रतिबंध दे, वो गीत है। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। और सुनिएगा। प्रियतमा से विरह का जब ताप हो, संताप हो। प्रियतमा से विरह का जब ताप हो, संताप हो। प्रणय की चिर प्रतीक्षित सौगंध दे, वो गीत है। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। ऋतु वसंत भी खो चुके जब शोखियां मदमस्तियां। ऋतु वसंत भी खो चुके जब शोखियां मदमस्तियां। भटकती खुशियों को जो सुरगंध दे, वो गीत है। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। और सुनिएगा। मन मलिन हो प्रीत से, मन मीत से, जगरीत से। मन मलिन हो प्रीत से, मन मीत से, जगरीत से। बिखरते भावों को जो स्कंध दे, वो गीत है। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। अंतिम बंद सुनिएगा। आप जैसे स्नेह के प्रतिरूप चिंतित हो यदि। आप जैसे स्नेह के प्रतिरूप चिंतित हो यदि। कान में रस घोलता रसबंध दे, वो गीत है। गीत का अनुपात क्या, आकार क्या, आयाम क्या। हृदय के सागर को जो तटबंध दे, वो गीत है, वो गीत है, वो गीत है। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती मेलिना चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। अच्छा। और साथ में मैम आपसे भी याद रिक्वेस्ट दिलाने के करूंगा, लिए आप थोड़ा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं शायद पहली बार किसी मंच को साझा कर रही हूँ, अभी तक कभी मौका नहीं मिला, और इसका पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो वो निखिल सर आपको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगी। मैं मेलिना चौहान हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय बछेपुरा जलेसर में मैं इस समय साइंस की टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। 2015 में मेरी जॉब लगी। मेरे फादर बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे। ये लिखने का शौक या कविता कहने का जो शौक था वो कहीं ना कहीं मेरे फादर की वजह से आया है, और ये गुण केवल मुझे ही मिला। वो भी कहते थे कि हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, तो रिसेंटली भी तो भाई खत्म हुआ है, तो 3 बहनों में एक अकेले मेरे पास ये हुनर आया अपने फादर का। और मेरे जो बाबा थे वो भी एक कवि रह चुके हैं, शौर्य गीत वो ज्यादातर गाते थे, तो वो पारिवारिक की ही वजह से थोड़ा बहुत लिखने का शौक था, तो वो एक डायरी में लिखा। और सबसे पहले जो मुझे लिखने का ऑफर जो मिला था, मेरठ की एक मैडम थी, अरुणा मैडम, उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि आप अगर लिखते हो तो आप अपनी किताब, मेरी किताब के लिए पहली बार कुछ मैं पब्लिश कर रही हूँ, आप लिख के दीजिए। तो वहां से मेरी पहली बार हिम्मत बनी और मैंने लिखना चालू किया और उन्हें पब्लिश करने के लिए दिया। धीरे धीरे सर के सानिध्य में बहुत सारी किताबों के बीच में एक है हाथरस के सर है, उनसे संपर्क हुआ। बहुत सारी किताबें हैं, लेख हैं, सभी विधाओं में प्रयास किया कि अपनी अपनी चीजें प्रस्तुत कर सके। ज्यादातर मेरे साझा संकलन ही हैं, और पिछले साल ही मैंने सर के साथ ये अपनी एक टीचर्स के लिए इनोवेशन जो किताब है, इसको पूरी तरीके से तैयार और इसको आइडिया सब देने के बाद सर से संपर्क किया, और सर ने इसको काफी हद तक बताया कि किस तरीके से किताब बनाई जाती है, क्योंकि कभी किया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में ये किताब बहुत पसंद की गई, और उत्तराखंड के एसपीडी सर ने इसको लॉन्च किया था, और बहुत अच्छे इनोवेशन से इसमें मेरा इनोवेशन उत्तराखंड के उसमें वहां पर शामिल किया गया है। तो इसके लिए सर आपका जितना भी आभार मैं व्यक्त करूं, बहुत ही कम शब्द है मेरे पास। और आपने आज इस जगह पे भी मुझे खड़ा किया आप सबके बीच में, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर छोटा सा है। अगर आप सबको प्रस्तुति पसंद आए तो बताइएगा। स्वागत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि मैं जिस परिवेश में गई थी तो मैंने गांव क्षेत्र कभी देखा नहीं था। वहां पर आज भी ये समस्या बहुत विकट है कि लड़कियों को 8th क्लास के बाद बहुत ही रेयर ऐसा है कि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं। उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, आप अपने बच्चों को भेजें, कुछ बने जिससे वो आगे चल के आपका नाम रोशन कर सके। काफी प्रयास करने के बाद कुछ परिवार में तो बदलाव देखने को मिला, पर कुछ जगह आज भी स्थिति वैसी की वैसी ही देखी। तो उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये जो किताब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें मैंने भी इसमें संपादक के रूप में बात किया है। तो इसी में मेरी 2 कविताएं हैं जो प्रस्तुत हैं उसमें। तो एक कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बेटियां। बेटियां तो घर की रौनक, बेटियां तो घर की रौनक, आंगन की किलकारी हैं। बेटियां तो घर की रौनक, आंगन की किलकारी हैं। सुख दुख की हर धारा में जैसे जीवन की फुलवारी हैं। सुख दुख की हर धारा में जैसे जीवन की फुलवारी हैं। माँ की ममता पिता का गर्व, माँ की ममता पिता का गर्व, भाई की राखी का प्यार, हर रिश्ते में घुली मिठास। बेटियां हैं उपहार, बेटियां हैं उपहार। घर को स्वर्ग बनाती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं। खुशियों की सौगात, आंखों में सपने संजोए हैं। हिम्मत और हयात, है हिम्मत और हयात। दुनिया की हर राह कठिन, दुनिया की हर राह कठिन, पर ये नहीं घबराती। अपने हौसलों के दम पर नई मंजिलें पाती, अपने हौसलों के दम पर नई मंजिलें पाती। बेटियां तो घर की रौनक, आंगन की फुलवारी है। सुख दुख की हर धारा में जैसे जीवन की फुलवारी है। अपने हौसलों के दम पर ये नई मंजिलें पाती हैं। बेटियां हैं शक्ति का रूप, बेटियां हैं शक्ति का रूप, स्नेह का अनमोल संग। बेटियां हैं शक्ति का रूप, स्नेह का अनमोल संग।
इनके बिना अधूरी है जीवन की हर उमंग, जीवन की हर उमंग। रखे इन्हें संभाल कर, रखे इन्हें संभाल कर, ये धरोहर है हमारी, बेटियां तो है संसार की सबसे प्यारी किलकारी, सबसे प्यारी किलकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे विचार हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत सारी हमारी किताबें हैं, उसमें संकलित है। इसका मुझे फक्र है और हर भारतवासी को होना चाहिए, क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो किसी न किसी संगठन से, किसी न किसी सनातनी संगठन से हमें अवश्य जुड़े रहना चाहिए। तो ऐसे प्रेम सिंह राजावत प्रेम कवि जी हैं और डॉक्टर भी हैं। एक और इनमें खासियत है कि ही इज डॉक्टर। तो इनका सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा, जैन साहब आप भी आइए साथ में, और निवेदन करूंगा कि आप इन्हें पटका पहनाएं। और मोहन मुरारी जी आइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वैसे मैं बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इस कुर्सी पर दो लोगों को बैठा दो। मैं तो फार्मासिस्ट हूँ। हटवा दूं, कुर्सियों को हटवा दूं। और कहा जाए तो फार्मासिस्ट को डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट ही दवाइयों को मिक्स करके देता था। इसलिए डॉक्टर लिखने का ऑथराइजेशन है। यस, हाँ फार्मासिस्ट को। नहीं, डॉक्टर लिखने हाँ। का तो ऑथराइजेशन मेरे पास भी हाँ, है। हाँ, मैं राजस्थान से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ। अब वैद्य वही कहना चाह रहा था मैं, और आयुर्वेद आपने रत्न किया हुआ है। हाँ। लेकिन कभी बैंक में रहा तो वो मैंने नहीं। लिखने की वो हाँ। वैसे एक मैं छोटा नहीं बड़ा सा गांव है मेरा, धमसरी, सुना हो तो। और डीएवी इंटर कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की, और इसीलिए बचपन से ही पिताजी की उंगली पकड़ करके आर्य समाज में जाता था। और आर्य समाज की कक्षा 7 में मैंने सत्यार्थ क्लास पढ़ा। शर्मा जी, उसने मेरा जीवन बदल दिया। आज तक किसी चाय, मतलब चाय से लेकर के कोई भी किसी चीज़ का मेरे में, और बल्कि ठंडा पानी भी, बहुत ही, और सोना जागना उठना बैठना मेरा बड़ा नियम। 4 बजे के बाद कभी भी नहीं सोया, और अपना नित्य प्रति हवन भी करता हूँ बहुत सुंदर मंत्रों के द्वारा। और लेखन की बात रही तो मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे कवि थे, और बचपन में ही कक्षा 5 में पढ़ता था तब मैंने एक कविता लिखी थी वर्षा ऋतु पर। तो उनको दिखाई मैंने, बोले कि अरे तू यार बड़ा अच्छा लिखता है। फिर मैंने दोहा स्टार्ट किए, और दोहे की ही मेरी पहली कृति आई थी, प्रेम के दोहे, फर्स्ट सेकंड दोनों बार। और चौथा जो मेरा संकलन था, तब तक MM शर्मा जी से मुलाकात हुई, और रखी हुई है पुस्तक मेरी लोमड़िया की शादी। क्योंकि मैंने सोचा था कि जो हम अपने अंदर जो उद्गार हैं बच्चों के द्वारा पहुंचा सकते हैं, बाकी का जब बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे सोचेंगे तभी आगे जा कर के कोई विकास हो सकता है। उसी को लेकर के वैसे तो मैंने सभी विधा में लिखा है। प्रेम की 57 कविताएं एक मेरा संकलन है, समय समय पर आकाशवाणी पर भी प्रोग्राम और अखबारों में भी। तो दूसरा भी संकलन बच्चों का आ रहा है। तीसरा एक मेरे प्यारे दादाजी आया, तो भाई साहब से भी मेरी बात ही हुई थी। 4 संकलन हैं बच्चों के अभी मेरे इसमें मोबाइल में। अब जब कहा है तो बच्चों के ही माध्यम से। और ये बताऊं, एक पहला प्रकाशन है ये आगरा में,
जिस प्रकाशन ने छोटे कवि से लेकर के बड़े कवियों को सबको एक मंच पर लाके खड़ा किया। और समय समय पर, और एक विशेषता और है कि एक बार आप फोन कर दो तो इनके पास में मतलब खुद भी आ सकते हैं और बच्चे को भी भेज करके पूरा सबसे, और इनका प्रेम ही इस प्रेम को यहाँ पर खींच लाए। नहीं, वैसे तो सभी कविताएं उसी की हैं जो आर्य समाज से प्रेरित हैं, उसी से प्रेरणा ली है। पर गर्मी की छुट्टी, छत पर सुबह दाना लेने के लिए और मेरे हाथ से खाती है, और गिलहरी आकर के यहाँ पर बैठ जाएंगी और कहेगी मेरे को दो, तो उन्हें डर नहीं लगता। कचुआ बिल्ली शेर लोमड़ी भालू मोर बिलैया, उल्लू तीतर मिट्टी के हैं तोता श्याम चिरैया, बस इससे ही दिन भर खेलूं सच कहता हूँ मोना, सच कहता हूँ मोना, देखो रामा देखो श्यामा मेरे खेल खिलौना। अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और मोबाइल पर गेम खेलता घर में बहन न भाई, मोबाइल पर गेम खेलता घर में बहन न भाई, किसके साथ खेलूं रामा मैं अब छुपम छुपाई, पढ़ता लिखता इस कमरे में मेरा यही बिछौना, पढ़ता लिखता इस कमरे में मेरा यही बिछौना, देखो रामा देखो श्यामा मेरे खेल खिलौना। और छुट्टी होगी तब पापा संग दादा के घर जाऊं, छुट्टी होगी दिन की 10-20 दिन की छुट्टी होगी तब पापा संग दादा के घर जाऊं, और गुल्ली डंडा कंचा गोली का आनंद उठाऊं वहां पर, और लगवाऊंगा शाम ढले दादी के माथ जठौना, वही तो दादी है क्योंकि यहां तो रह रही है, और लगवाऊंगा शाम ढले दादी के हाथ जठौना, लगा देते थे, है ना। और देखो रामा देखो श्यामा मेरे खेल खिलौना, मेरे खेल खिलौना। एक बच्चे की पीड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जल्दी ही आपके यहाँ से मेरे खेल खिलौना बच्चा कह रहा है। उसके मामा के बच्चे आए थे 2, और वो नाम भी मैंने उसी प्रकार के रखे हैं जो पुराने समय के थे। देखो रामा देखो श्यामा मेरे खेल खिलौना, हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी मिट्टी का मृग छोना, मिट्टी का मृग छोना, छुट्टी का दिन जब भी होता इनके साथ बिताता, छुट्टी का दिन जब भी होता इनके साथ बिताता, कोई भाई बहन न मेरे बस इनसे है नाता, कोई भाई बहन न मेरे बस इनसे है नाता। एक पीड़ा है ये। और ट्रैक्टर में चाबी भर करके दौड़ा था हर कोना, देखिए खिलौने। और देखो पापा देखो मम्मी मेरे खेल खिलौना, देखो भैया देखो रामा मेरे खेल खिलौना। और चूहा बिल्ली शेर लोमड़ी भालू मोर बिलैया, चूहा बिल्ली शेर लोमड़ी भालू मोर बिलैया। केवल ये किसके हैं? खिलौने के भी हैं, वैसे नहीं है ना। और उल्लू तीतर मिट्टी के हैं तोता श्याम चिरैया, उल्लू तीतर मिट्टी के हैं तोता श्याम चिरैया, क्योंकि पिड़ रहे नहीं है, कुछ है नहीं तो उस पर बैठे आकर के। तीतर तो बच्चों ने देखे ही नहीं होंगे कि क्या है। मेरे घर में शर्मा जी एक प्लॉट मैंने ऐसा, जैसे सब लोग परिचित हैं, कुछ लोग परिचित नहीं है जैसे आप। मैं कर्नल श्री रोसाद कर्नल जी का पुत्र हूँ, छोटा फ्रीडम फाइटर सुंदर सेनानी। मेरे सबसे बड़े भाई चंद्रशेखर गुप्ता जी गाजियाबाद में, छोटे सर्वशेखर गुप्ता जी साहित्यकार, भाई साहब साथ में बैंक में वर्ष बंद रहे, कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। छोटे भाई संजय गुप्ता जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनसे छोटे आदर्श गुप्ता जी पत्रकार, जागरण न्यूज़पेपर से मजाला से। मैं सबसे छोटा पुत्र। मेरे में भी प्रभु कृपा से, माँ के आशीर्वाद से रचना करने का विरासत मिला है। बचपन से लिखना शुरू किया, अखबारों में लिखा। सन 85 बैंक ज्वाइन किया, ग्रामीण बैंक। जब मैं ग्रामीण बैंक आरंभ में बन गया इस समय, तो उसमें क्या था कि ग्रामीण बैंक में चूंकि सैलरी कम थी, कमर्शियल बैंक में ज्यादा थी उस समय, सन 85 की बात है। तो हर सैटरडे को लोग ग्रामीण बैंक में जो ज्वाइन करते वो कमर्शियल बैंक में शिफ्ट करते थे, रिजाइन करते ज्यादा छोड़ करके जाते थे। तो उनकी रिव्यूइंग पार्टी हुआ करती थी हर शनिवार को, 2-3 रिव्यू हुआ करते थे, आते ज्वाइन करते थे। तो मेरी आदत क्या थी, उनकी चरित्र के आधार पर, उनके काया के आधार पर, करिश्मा के आधार पर कविता बना कर प्रस्तुत करता था।
तो वो बड़े कैनरा बैंक के लोग भी जाते थे, बड़े वरिष्ठ अधिकारी, उनके लिए भी। तो वो 10 साल करीब मेरा ये प्रक्रिया चली, सन 85-95 तक। उसके बाद बहुत सी व्यवस्थाएं रही, उसकी वजह से वो कुछ मध्यम हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद फिर वो आशीर्वाद रहा, सब लिखना शुरू किया है। तो पिछले साल 4 धाम यात्रा गया था मैं परिवार के साथ रेलवे की तरफ से। तो एक पुस्तक मैंने लिखी थी, उसकी व्याख्या वृतांत, जो ये मेरे प्रकाश यहाँ प्रकाशित हुई भाई साहब के उस प्रकाशन में, निखिल प्रकाशन पर। तो बड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि बहुत अच्छे से प्रकाशित हुई है और लिखने की कोशिश की है मैंने। तो ये प्रथम पुस्तक है यात्रा वृतांत। बाकी संकलन चल रहा है, 2 पुस्तक संभवत जल्दी आ जाए। तो ये मेरा परिचय छोटा सा। बाकी तो ये कि जो भाई सभी ने तारीफ की है, भाई साहब की, निखिल की, बिटिया की, भाभी जी, मिसेज जी की, पूरा परिवार, पूरा हम लोगों से डिवोटी है। हम लोग तो करते हैं, लेकिन किसी को मंदिर में स्थापित करना, मूर्ति आसान है, लेकिन मूर्ति की सेवा करना लगातार वो कठिन है। हम लोगों की साधना को सहेजना, उसको प्रकाशित करवाना, वो बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं। हम लोग अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, भावना प्रकट करके हो सकता है रखी रहे साइड में, लेकिन इनके संग क्या विशेषता है, जितने फेयर लगते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में, उसमें हम हमारे प्रकाशन को, हमारी भावना को पहुंचाते हैं। मुख्य बात ये है, जब तक हमारा प्रकाशन प्रकाशित न हो या ये फोटो कैमरे से न जाए, फोटो क्लिक न हो, तो उसका महत्व आधा रह जाता है। भावना भी प्रकाशित होना बहुत जरूरी है, भावना प्रकाशन बहुत जरूरी है। तो जैसे भाई साहब ने बाल कविता लिखी, मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश की है, थोड़ी सी कविता लिखी है। मैं नन्नू पर कविता लिखता हूँ, तो नन्नू मेरा वो टाइटल है। तो ये नौजवान निकल चुकी है, उस पर लिखी है, सच्चे दरबार की जय, जय माता की। सच्चे दरबार की जय, जय माता की। नन्नू ने सोई सुबह जल्दी उठ, जोर से लगाया जयकारा। बिस्तर पर खर्राटे ले सो रहा, नन्ना चन्नू डर गया बेचारा। मैया की नवरात्रि पर्व की पड़वा पर मम्मी ने सभी को जल्दी जगा दिया। नहा धुलाकर पीले कपड़े पहना, सबको काम पे लगा दिया। माता की चौकी सजाने की तैयारी में सभी सेवा भाव से मन लगा रहे। बिजली, झालर, चुंदरी, रंगीन साड़ी, केले, अशोक पत्तों से चौकी सजा रहे। सर्वप्रथम पूजित गणेश जी को पूजा की चौकी पर विराजित किया। 7 अशोक पत्तों, हल्दी सुपारी से कलश नारियल सुशोभित किया। मैया की भव्य मूर्ति पर प्रतिष्ठित मां को पुष्प सुंदरी से सज्जित कर रहे। गंगा जल, पंचमेवा, पुष्प रोली थाल, घी दीपक धूपत्ती सुगंध दे रहे। समिधा कंडी लाकर हवन कुंड में, समिधा कंडी लाकर हवन कुंड में अग्निदेव का आह्वान किया। लौंग, बतासा, जोड़ा, कपूर, गुगल श्रद्धा भाव से अर्पित किया। भगवान अग्निदेव होकर प्रसन्न भव्य लौ रूप में दर्शन दे रहे। यज्ञ ज्योति दर्शन दे अंतर मन को नई सात्विक ऊर्जा प्रदान कर रहे। मम्मी पापा देवी माँ को अर्पण कर, मम्मी पापा देवी माँ को अर्पण कर ध्यान भाव में हवन मंत्र बोल रहे। नन्नू और चन्नू तन्मय भाव से घी हवन सामग्री की आहुति दे रहे। हवन पूर्ण कर मम्मी गा रही आरती, नन्नू ने तान मिलाकर घंटी बजाई। दुर्गा चालीसा भजन भक्ति भाव से गाए, चन्नू पापा ने आरती में ताली बजाई। भव्य चौकी पर माता पूजा पूरी कर मैया को सभी को साष्टांग माथा झुकाया। रोली, टीका, हवन भभूति प्रसाद माथे पर पापा, नन्नू, चन्नू ने मम्मी ने लगाया। शाम को मम्मी की मित्र मंडली ने कॉलोनी में भजन कीर्तन किया। लंगुरिया देवी गीत गाए ढोलक संग, फिर नन्नू ने सभी को प्रसाद दिया। इसमें संदेश क्या है? भक्ति भाव से व्रत पूजा करने चाहिए, तन मन शुद्धता को उपवास रखने चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी गौर जी को, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, जैसा आपने बताया था। आइए प्रेम जी, आप भी आ जाइए। हाँ, पटकर। लीजिए सर। आइए। जी, मैं वकील हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं आता है,
जैसे आप सभी लोगों ने कहा, सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। ये तो आपने नहीं, मेरा भाई वकील मुद्दे अगर की ये बात पे कहे कि आता मैं हूँ। बोल नहीं सकता हूँ और वकील अगर ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोल सकता तब हाँ हाँ तो जिस प्रकार आप लोगों ने अपनी बात रखी उससे मेरा आशय था। हाँ, लेकिन मुद्दे की बात पे आता हूँ। कहने का मतलब ये था, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात पे। जी जी स्वागत है। ये एक भाई साहब ने बुक पब्लिश की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मंदिर या मस्जिद एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। एक्चुअल में पहले वकील था और वकालत करते थे। तो हुआ ये था कि कोरोना से 10 दिन पहले, होली से 1 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट हो गया तो जंगली सुअर टकराया था गाड़ी से, बाइक से, हाथ टूट गया। 10 दिन बाद उसका लॉकडाउन लग गया। इलाज हुआ नहीं, बस पक्का प्लास्टर हो गया था। तो रीढ़ में दिक्कत हो गई थी, पता नहीं चला हमको। तो 3 महीने बाद जब हम सभी लोग निकले तो धड़ाधड़ काम में लग गए, परेशान हो गए थे। दर्द होता था रीढ़ में, ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन अक्टूबर में बैठ गए। तो फिर इलाज हुआ, करीब 9 महीने बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट जो हुआ मेरा, उस समय ये पोजीशन थी, एक पोजीशन पे लेटने को बोला था डॉक्टर ने। डॉक्टर ने साफ कहा था कि आपको अगर चलना है जीवन में, जो कहूं सो करना है, हिलना नहीं है, एक ही पोजीशन लेटना, वरना सारी जिंदगी पैरालिसिस, मतलब नीचे का पोर्शन काम नहीं करेगा। पत्नी ने बहुत सेवा की, इस वजह से चल रहे हैं आज। उस दौरान एक चीज मैंने महसूस की, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें बेकार लग रही थी, सब कुछ बेकार। तो जीवन में किया क्या, ये जीवन का एक सच आया। उस दौरान ऐसा कुछ घटनाक्रम घटते गए। तो जब खड़े हुए काम चलना शुरू किया, तो इत्तेफाक से एक ताजमहल पे मैं रिसर्च कर रहा था। तो उस दौरान कृष्ण जन्मभूमि का एक हमें आरटीआई से जानकारी मांगी थी। जो एएसआई में जो शाही ईदगाह कहते हैं, वो संरक्षित है एएसआई का भी। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये कटरा केशव देव एक मंदिर था और जिसको औरंगजेब ने डिसमेंटल किया। वहां से ये चीज बनना शुरू हुई। तो कृष्ण जन्मभूमि में मेरा केस चल रहा है, हाईकोर्ट में ट्रायल चलता है, 7 नंबर सूट है मेरा। यहाँ कृष्ण विग्रह पे भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी वकालत है, अपनी पर्सनल छोड़ के इंडियन कल्चर को बचाने पे लगे हैं। मतलब इंडियन कल्चर निकल के आए सबके सामने। तो आज अभी 9 केस हमारे चल रहे हैं। आगरा में 4 केस हैं, एक कृष्ण विग्रह है, देवकी नंदन के साथ एक केस आता है, वो मेरा ही है, और ताजमहल पे है, और 2 फतेहपुर सीकरी पे हैं, और एक रुद्र महालय मंदिर गुजरात में चल रहा है, अटाला माता मंदिर जौनपुर में चल रहा है। तो हमारा जो केसेस हैं, हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री के बाद अंग्रेजों ने काफी रिसर्च की है एएसआई ने। एएसआई की जो रिसर्च है, उसके जो एविडेंसेस हैं, वो हमको हमारी जो एकेडमिक हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते हैं। चूंकि केस हैं, केसेस करते हैं तो कोर्ट में बाल की खाल उधेड़ी जाती है। तो उस दौरान रिसर्च होती है। तो कृष्ण जन्मभूमि की जो भी हमारी रिसर्च है, अभी जो स्टे चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारी रिसर्च पूरी है। हमारे पास सारे एविडेंस हैं जो ये सिद्ध करते हैं जो ईदगाह वो मंदिर है। एक्चुअल में क्या है, जो एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं मैं, कि जो ईदगाह की बिल्डिंग आप देखते होगे, तो वो मंदिर की बिल्डिंग है, राजा वीरदेव सिंह बुंदेला ने बनाया था। हम लोगों के दिमाग में जाता है ये मस्जिद है। एक्चुअल में थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस किए हैं। एक यात्री थे, फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, उनकी बुक है अपनी, उन्होंने उस मंदिर का जिक्र किया है पूरा। उसका जिक्र पढ़ें और अभी खड़े होके आप उसको ईदगाह को देखें, वो सेम है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर 3 गुंबद हैं, जिसमें बीच वाला बड़ा, साइड के छोटे हैं। आज भी वही है। मंदिर को देखेंगे, कमल की उस पे आकृति बनी है, ऊपर मंदिर पे कलश है। लाल पत्थर का बना है मंदिर, लाल पत्थर का है। ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म पे है, तो ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म पे ये ऐसा ही कंफर्म करती है। तो ऐसे ही वहाँ विष्णु की मूर्ति मिली है, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति मिली, काफी एविडेंसेस हैं। फर्स्ट वॉल्यूम आया, सेकंड वॉल्यूम का मैंने भाई साहब से बात की थी, आधा लिख गया है, व्यस्तता की वजह से उसे लिख नहीं पा रहे हैं। अभी हम एक सीकरी पर एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं,
जो रियल फैक्ट है सीकरी का, जैसे वहाँ क्या क्या मिला है, जो आप जाएंगे तो आप एक नजरिए से देखेंगे, हम खड़े होकर आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा इसमें यही भी चीज है। तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री पे काम चल रहा है, 1-2 महीने में देखिए आ जाएगी। तो अभी हमारी जो वकालत है पूरी इंडियन कल्चर को है, जो हमारी विरासत है कि हमारे जो पूर्वजों ने विरासत बनाई थी, हम कितने डेवलप थे। बात है हम डेवलप थे। ये जो जैसे आप सिकंदरा में देखेंगे मोनूमेंट, आर्किटेक्चर लेवल पे आप जाएंगे, वहां आपको इसकी लीगेसी पता चलेगी। मरियम का जैसे मकबरा है, ESI उसको सिकंदर लोदी की बारादरी भी कहती है। मरियम से पहले सिकंदर लोदी था, तो ये बिल्डिंग का जो एग्जिस्टेंस है सिकंदर लोदी के समय से भी होता है प्रूफ। ये मैं नहीं कहता, ESI के रिकॉर्ड कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम कोर्ट में ट्रायल पे लाते हैं, सारी चीजें हैं, तो इन्हीं को हम ला रहे हैं पब्लिक के सामने पढ़ के, क्योंकि ये केसेस चलेंगे लगभग 20-20 साल या 30 साल, कितना लंबा चले नहीं पता। लेकिन हमारा प्रयास है कि जैसे बुक में लिख दिया तो आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, हम रहे ना रहे वो काम आएगा। हम अपना कल्चर बचा रहे हैं, इसमें फायदा है या नुकसान हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि आप हमारे काम से कभी आप सामाजिक रूप से आपकी नजरें नहीं झुकेंगी। जब भी बात सनातन धर्म की होगी आप गर्व से कह सकते हैं। और ये मैं कहता हूं किसी भी मंच पे खुलेआम चैलेंज है, किसी भी मंच पे बहस कर लो, जो हम एविडेंस रखेंगे उसका अकाट्य होंगे। अगर वो झूठे हैं तो फिर ESI को ताला लगा दे। कोर्ट भी ESI के एविडेंस को मानता है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑथराइज एजेंसी है इन मामलों की। तो यही हमारा एक प्रयास है। और भाई साहब ने पहली बार बात हुई थी हमारी, भाई साहब घर पे आए, उन्होंने बताई, बुक आ गई। बुक के बाद काफी पब्लिशर ने हमें ऑफर दिया कि कितने में छपी है, हम आपकी छापेंगे, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अब जिससे बात हो गई सो हो गई। काफी पर्सनल लोगों ने भी कहा कि आप हमसे छपवाइए। तो मैंने कहा अब जिससे जुबान हो गई तो मैं करूंगा उन्हीं के साथ। अब फायदा है या नुकसान है मुझे नहीं पता, जिसके साथ जुड़ गए सो जुड़ गए। हाँ भाई साहब ने बुलाया, मैंने दूसरी की बात की थी, लेकिन करेंगे जल्दी ही आए। और पहली का मैं कोई ज्यादा इनॉग्रेशन नहीं किया था, क्योंकि उसमें कुछ मुझे ही अपनी में कुछ कमियां नजर आई थी। मैं जब मुझे ही अपने काम में कमियां नजर आ गई तो मैं आप सभी को क्या दिखाऊंगा। दूसरी कमियां, दूसरे वॉल्यूम में जो कमियां रहेंगी हम दूर करेंगे। और मुझे आता भी नहीं है कैसे इनॉग्रेशन हो, आप लोग से निवेदन है मदद कीजिएगा कैसे क्या होता है। और यही है बस, ठीक है। बहुत जी जी सर जी आप थोड़ा इस वाले हाथ आओ, चुप रहे हो ना, छुपो मत शरद भाई, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, खुल के पूरा पहुंच जाए हमारे इस कैंप में। मैम थोड़ा सा हाँ थोड़ा हिसाब तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बस अब इधर देखिए प्लीज, यहाँ पे सर ये छोड़ दो। इधर देखिए मैम, इधर पर। थैंक यू। हाँ बहुत ही अच्छा सम्मान समारोह रहा है। और हालांकि क्रम में मेरा चौथे नंबर पे था, लेकिन मैंने लास्ट में स्वयं को इसलिए रखा कि मैं आप लोगों ने एक एक रचना सुनाई, मैं 2 या 3 लेकिन सुनाऊंगा छोटी छोटी। नहीं कोई बेईमानी नहीं, बहुत छोटी छोटी, और आपको आनंद आएगा। सम्मान समारोह हुआ, मीठा नहीं हुआ तो बेकार है। मीठा होना चाहिए ना। हाँ मीठा होगा। नहीं अभी वो मीठा नहीं होगा, सबसे पहले पानी। और मेरे यह गीत है, और गीत का जो टाइटल है वो भी है पानी जीवन का आधार। जैन साहब एक नया गीत है, अभी तक आपने सुना नहीं होगा, और एक संदेश देना चाहता हूं समाज को। और
पानी के ऊपर जितने भी कुछ मुहावरे हैं वो मैंने समाहित किए हैं इस गीत में। व्यर्थ न कर पानी को मानव, पानी जीवन का आधार, और जीवित है जल से ही जीवन, बिन पानी सूना संसार। व्यर्थ न कर पानी को मानव, पानी जीवन का आधार, और जीवित है जल से ही जीवन, बिन पानी सूना संसार। देखिए प्रथम बंद, पंच तत्व में शामिल पानी, जो कहते हैं ना कि पंच तत्व से हमारी ये काया का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है, जीवन का। तो पंच तत्व में शामिल पानी, महिमा जल की अपरम पार, और पानी से ही संभव होता जीवन काया का विस्तार। पानी से ही संभव होता जीवन काया का विस्तार। आंखों में है जब तक पानी, देखिए प्रयोग देखिए मुहावरों का, कि आंखों में है जब तक पानी, मानव करता सदा विकास, और मर जाता पानी आंखों का, होता मानवता का ह्रास। मर जाता आंखों का पानी, होता मानवता का ह्रास। आज नहीं तो कल मानेगा मानव पानी का आभार। आज नहीं तो कल मानेगा मानव पानी का आभार, और व्यर्थ न कर पानी को मानव, पानी जीवन का आधार। व्यर्थ न कर पानी को। और देखिए अगला बंद देखिए, आग दिलों में लगे घृणा की, आग दिलों में लगे घृणा की, प्यार का नीर बुझाता है, और ठंडा जल पीने से मित्रों क्रोध शांत हो जाता है। आग दिलों में लगे घृणा की। आजकल हम एक दूसरे से सिर्फ इस बात से ही जल रहे हैं कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, वो उसके पास 4 गाड़ियां क्यों हैं, हमारे पास। तो आग दिलों में लगे घृणा की, प्यार का नीर बुझाता है, और ठंडा जल पीने से मित्रों क्रोध शांत हो जाता है। और देखिए मेरे मित्र कैसे हैं, पानीदार सखा सब मेरे सभी मित्र पानीदार हैं। पानीदार सखा सब मेरे, गर्वित मन हो जाता है, और त्रासद में हो कोई जन तो दिल पानी हो जाता है। त्रासद में हो कोई जन तो दिल पानी हो जाता है। पानी पानी ना हो जीवन, पानी पानी ना हो जीवन, करना सबसे सद्व्यवहार। पानी पानी ना हो जीवन, करना सबसे सद्व्यवहार, और पानी से जिंदा है जीवन, बिन पानी सूना संसार। पानी से जिंदा है जीवन, बिन पानी सूना संसार। और अंतिम स्पर्श देखिए इस गीत का, कि सूखे में है जीवन पानी, सूखे में है जीवन पानी, बिन पानी व्याकुल संसार। और जंगल काट दिए हैं सारे, अतिवृष्टि से हाहाकार। जंगल काट दिए हैं सारे, अतिवृष्टि से हाहाकार। बाढ़ रूप ले लेता पानी, होती पेड़ों की दरकार। बाढ़ रूप ले लेता पानी, होती पेड़ों की दरकार। और मानव कदर करे पानी की, पानी जीवन का आधार। मानव कदर करे पानी की, पानी जीवन का आधार। और चुल्लू भर पानी है काफी, डूबे यदि कोई शर्मदार। चुल्लू भर पानी है काफी, डूबे यदि कोई शर्मदार। और व्यर्थ न कर पानी को मानव, बिन पानी सूना संसार। बिन पानी सूना संसार। और भाई प्रेम जी ने बात बाल गीत की करी थी, तो मैं भी हर विधा में लिखता हूं, बाल साहित्य में भी लिखा हूं। और हम
बुक कैफे में बैठे हैं तो एक बाल गीत पुस्तक, उसका टाइटल है पुस्तक। यहां बहुत सारी पुस्तक हैं, तो देखिए बच्चा क्या कहता है। पुस्तक हमको अच्छी लगती, पुस्तक से मिलता है ज्ञान। पुस्तक हमको अच्छी लगती, पुस्तक से मिलता है ज्ञान। और पुस्तक पढ़ने लिखने से ही बनता है इंसान महान। पुस्तक पढ़ने लिखने से ही बनता है इंसान महान। होती है यह मित्र हमारी, होती है यह मित्र हमारी, रखती हम सबका, रखती है हम सबका ध्यान। और सबकी चाहत इसे पता है, इसमें बहुत ज्ञान विज्ञान। इसको मालूम है कि रवि कैसी पुस्तक पढ़ना चाहता है, इसको मालूम है कि शरद भाई कैसी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, इसको मालूम है निशी जी की चाहत क्या है। तो उसी के लिए है कि सबकी चाहत इसे पता है, इसमें बहुत ज्ञान विज्ञान। इसमें छपी कहानी कविता, इसमें छपी कहानी कविता, गीत गजल नाटक मृदुगान। इसमें छपी कहानी कविता, गीत गजल नाटक मृदुगान। और रंग बिरंगी चित्र कथा से करवाती सबको रसपान। रंग बिरंगी चित्र कथा से करवाती सबको रसपान। जो बच्चे पढ़ने से डरते, पाते नहीं कभी वो ज्ञान। और जीवन में अनपढ़ कहलाते, मिलता नहीं कहीं सम्मान। जीवन में अनपढ़ कहलाते, मिलता नहीं कहीं सम्मान। और अंतिम है कि सच्चे मित्र बनो पुस्तक के, सच्चे मित्र बनो पुस्तक के, नित पाओगे सम्यक ज्ञान। और शिक्षित ज्ञानी कहलाओगे, जग में पाओगे सम्मान। शिक्षित ज्ञानी कहलाओगे, जग में पाओगे सम्मान। और चूंकि मैं ब्रज भाषा को दिल से लेकर चलता हूं, तो एक छोटी सी बहुत रचना है ना ब्रज भाषा की, बिना कहे मैं आप सब लोगों को धन्यवाद नहीं कहूंगा, और वो आप लोगों को सुननी भी पड़ेगी। और मैंने एक प्रयास किया है राजे जी कि छंद मुक्त रचना ब्रज में मैंने लिखने का प्रयास किया है। छंद में तो बहुत आपने सुनी होंगी, और वो भी एक थोड़ी सी मोटिवेशनल है, इसलिए चाहूंगा अगर पसंद आए तो। बढ़ चलो, बढ़ चलो, लक्ष्य को पावे को बढ़ चलो। बढ़ चलो, बढ़ चलो, लक्ष्य को पावे को बढ़ चलो। परंपरा ने तोड़ के बंद सन के गुप्त अंधेरे को चीत रहे निकर आओ, सकारे के सूरज की ताई। बंदेशन के गुप्त अंधेरे को चीरत रहे निकर आओ, सकारे के सूरज की ताई। फूल बन रही कलिए देख लेके अंगड़ाई उठो। फूल बन रही कलिए देख लेके अंगड़ाई उठो। बन जाओ अडिग आत्मविश्वास के संग, अटल ऊंचे गिरवर की ताई। अटल ऊंचे गिरवर की ताई। अंधेरे रोकेंगे, अंधेरे रोकेंगे, परंपरा बढ़ने देंगी, पर तुम्हें सोचना ना आए, लौटना ना आए। लड़ते रहो, लड़ते रहो अंधविश्वास ते, अपराजय योद्धा की ताई। अपराजय योद्धा की ताई। और थोड़ी सी और है कि बढ़ चलो, बढ़ चलो, बिना थके बिना रुके, गंगा मैया की ताई। बढ़ चलो, बढ़ चलो, बिना थके बिना रुके, गंगा मैया की ताई। जो बढ़ रही है अनादिकाल ते, जे जानत भयऊ के मिट जानो है अस्तित्व, मिलके सागर में पाए के लक्ष्य बिंदु की ताई। मिट जानो है अस्तित्व, मिलके सागर में पाए के लक्ष्य बिंदु की ताई। और डुबोए के रूढ़ बाधितन को नवीनता के सागर में। डुबोए के रूढ़ बाधितन को नवीनता के सागर में उभर आओ। खिलते कमल की ताई, बंदिशन के गुप्त अंधेरे को चीरत भय निकर आओ, सकारे के सूरज की ताई। सकारे के सूरज की ताई। बहुत बहुत राजे जी, अच्छा सुधा जी को आइए, आइए सुधा जी आइए। सुंदर आ रहे हैं एकदम बेहतरीन, थोड़ा
और हो गया। बेहतरीन बेहतरीन, ये इसमें देखना। अभी मैं अगर इस कार्यक्रम में आए, आप जानते होंगे दिल कितना खुश हुआ। ये निखिल बुक कैफे हमने बनाया इस उद्देश्य से कि ये एक तरह से रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ पर आप अपने साहित्य पर विमर्श करें, पुस्तकों पर चर्चा करें, कविता पाठ करें, चाहे कि ये पुस्तकों की ब्रांडिंग करें। और ब्रांडिंग के लिए तो हम आपको बताएं पूरे देश भर में, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हों चाहे नॉन हिंदी एरिया हों, सभी जगह जा रहे हैं। तो आगरा के लिए ये था कि कोई बाहर से आते हैं तो कहते थे कि आपका जहाँ बैठ के पुस्तक पर चर्चा हो पाए, या अपने जो साहित्यकार हैं, जैसे आज हमारे पास फोन आया सिकंदरा से, सिकंदरा आगरा वाला नहीं, कानपुर देहात वाला, रमाकांत द्विवेदी जी थे, उनको आना था। तो उन्होंने कहा कि मेरी पुस्तक है, उसका लोकार्पण हो जाए। तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो कैसे होगा। मैंने कि हमारे यहाँ पर तो केवल साहित्यकारों का ही काम है, तो किसी भी दिन उनकी पुस्तक का, चूंकि आज बात हुई थी, अगर सुबह फोन आता तो आपसे भी हाथों से उनका लोकार्पण भी हो जाता। तो वो साहित्यकार इस बात से भी इतना खुश थे कि मेरी पुस्तक का विमोचन आगरा में हो रहा है, और अपने उन्होंने सभी साथियों को बोल रखा था कि वही आगरा चलेंगे और ये पुस्तक मेले का और ये साहित्य उत्सव का हिस्सा बनेंगे। तो आप आए, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे बड़ा आभार है आपका, प्यार से सभी को संपर्क में बनाए रखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जी।